जीनियर्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियर्स, आज अपन डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 11। तो चलिए पहले से अच्छे से रीड करेंगे। सपोज दैट अ फर्म हैज एन ऑल इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹10 पर शेयर। तो बोल रहे हैं एक फर्म है जिसके पास कैपिटल स्ट्रक्चर में पूरा का पूरा इक्विटी है, पूरा का पूरा इक्विटी है, ठीक है, यानी कि इसमें कोई भी डेट नहीं है। और इक्विटी की बात करें तो कितना है, 1 लाख शेयर, 10 रुपीज पर शेयर। तो ये हो गया 10 लाख, यानी कि 10 लाख की इसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल अभी है, ठीक है। लिख भी देते हैं साथ ही साथ, ये है इनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल। आगे रीड करें। The firm wants to raise 2,50,000 to finance its investment and is considering 3 alternative methods of financing. बोल रहे हैं फर्म को रेज करना है, फर्म को 2,50,000 रुपए रेज करना है, यानी कि उसको जरूरत है, सिंपल सी बात है, 2,50,000 की। और वो 2,50,000 रेज करने के, वो 2,50,000 उठाने के उनके पास 3 ऑल्टरनेटिव है, ठीक है, 3 चॉइस है उनके पास। एक एक करके देखते हैं क्या क्या चॉइस है। फर्स्ट वन, टू इशू 25,000 ऑर्डिनरी शेयर्स एट ₹10 ईच। तो क्लियरली आपको दिख रहा होगा 25,000 शेयर्स है जो कि 10 ईच के हैं, तो यहाँ से इनके पास 2,50,000 दैट इज 2.5 लाख रुपए आ जाएगा, ठीक है। यानी कि एग्जिस्टिंग भी इनके पास इक्विटी था और न्यू भी ये इक्विटी से उठा रहे हैं, कोई डेट वाली बात नहीं। ये था पहला ऑल्टरनेटिव। सेकंड देखते हैं, टू बोरो 2,50,000 एट 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो सेकंड मेथड क्या है, बोरो करना, यानी कि उधार लेना। तो सेकंड ऑप्शन है हमारा डेट का, यानी कि एग्जिस्टिंग में तो हमारे पास इक्विटी है, ये रहा, लेकिन अब हम जो न्यू उठाने जा रहे हैं वो डेट से उठाएंगे, ठीक है। क्या रेट है इसका, 8%। थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड, टू इशू 2,500 preference shares of ₹100 each at an 8% rate of preference dividend, ठीक है। इसका मतलब यहाँ भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा 2,500 into 100, यानी कि ये हो गया 2.5 लाख रुपए। तो तीनों में उठाने तो 2.5 लाख रुपए ही है, सिंपल सी बात है। पहला ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए आप उठाओ इक्विटी से, सेकेंड ऑप्शन है 2.5 लाख रुपए आप उठाओ डेट से, एंड दी थर्ड वन 2.5 लाख रुपए आप उठाओ प्रेफरेंस शेयर। क्लियर, पहला है इक्विटी, दूसरा है डेट और तीसरा है प्रेफरेंस। बाकी एग्जिस्टिंग में तो हमारे इक्विटी ही, ये तो रहेगा ही रहेगा तीनों ऑप्शन में, ठीक है। बाकी न्यू का डिसाइड करना है, पहले वाले से लेना है, सेकंड से या थर्ड से। क्लियर, आगे क्वेश्चन रीड करें। इफ द फर्म्स अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, सिंपल सी बात, ईबीआईटी आपको गिवन है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि ये जो 2.5 लाख रुपए हमने लगा दिया उसके बाद की ईबीआईटी बता रहे हैं। यानी कि जो मैंने जब कॉन्सेप्ट रिवीजन कराया था वहां पर क्लियरली बताया था कि भाई इस तरीके का सीधा साधा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन आ जाए तो भाई बहुत खुशकिस्मत हो आप, आपसे ज्यादा खुशकिस्मत कोई भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने ईबीआईटी कौन सा दिया है आपको, आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं है, क्लियरली डायरेक्ट दे रखा है कि 10 लाख रुपए हमने ऑलरेडी लगाए हैं, 2.5 लाख रुपए अपन और लगा रहे हैं, और ये दोनों लगाने के बाद यानी कि 12.5 लाख लगाने के बाद अपन ईबीआईटी कितना कमाएंगे वो गिवन है, कितना कमाएंगे, 3,12,500। सबसे सीधा साधा क्वेश्चन, बहुत ही आसान, ठीक है। इसको तो हमें आसान बनाने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से क्वेश्चन इतना आसान है। फिर भी जिसको दिक्कत आएगी, मुझे मालूम है इसके सॉल्यूशन में दिक्कत आई होगी, क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आई होगी। इसके जिस तरीके से आईसीआई ने तो सॉल्व किया है ना, वो बहुत खतरनाक सॉल्व किया है, उसमें दिक्कत आई होगी, लेकिन ये लेक्चर खत्म होते होते आपकी दिक्कतें भी सारी खत्म हो जानी है, तो टेंशन ना लो। आगे क्वेश्चन लास्ट रीड करते हैं। एंड द टैक्स रेट इज 50%, टैक्स का रेट बता दिया 50%। फाइंड द इफेक्ट ऑन द ईपीएस अंडर द 3 फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव। 3 ऑल्टरनेटिव है, पहला इक्विटी, दूसरा डेट और तीसरा प्रेफरेंस।
तीनों ऑल्टरनेटिव में अपन को ईपीएस दिखाना है, ठीक है। देखो पी रेशियो गिवन होता तो एमपीएस तक पहुंचते, लेकिन उन्होंने पी रेशियो दिया नहीं है और खुद से क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि आपको किसके बेस पर दिखाना है, ईपीएस पर। तो ये क्वेश्चन कहाँ तक करेंगे हम, ईपीएस, ठीक है। और उससे डिसाइड करेंगे अपन को पैसा कहाँ से लेना चाहिए, इक्विटी से, डेट से या प्रेफरेंस। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन तो समझ में आया होगा। क्वेश्चन में इतनी ज्यादा दिक्कत है भी नहीं है, अपन इसे सॉल्व करते हैं और बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको आईसीए का जो सॉल्यूशन होगा उसको भी एक्सप्लेन कर दूंगी, तो कोई दिक्कत एट द एंड आएगी नहीं आपको, सब कुछ आसान होने वाला है। चलो फटाफट कॉपी पर सबसे पहले लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 11। सॉल्यूशन में जैसे मैंने आपको रिवीजन के टाइम पर और साथ के साथ नोट्स में भी आपने देखा होगा किस तरीके से प्रेजेंटेशन बताई थी। सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे जो कि होगा स्टेटमेंट शोइंग टोटल कैपिटल। इसमें सिंपल सा फॉर्मेट आएगा अपना, पर्टिकुलर्स और क्वेश्चन में जितने भी ऑप्शन होंगे। इस क्वेश्चन में 3 ऑप्शन थे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। ऑप्शन 1 क्या था, इक्विटी का, ऑप्शन 2 था डेट का एंड ऑप्शन 3 था प्रेफरेंस का। एक बार इनका मैं रेट ऑफ देख लूं, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट था डेट का और 8% प्रेफरेंस डिविडेंड था प्रेफरेंस का, ठीक है। सिंपल है फॉर्मेट, तो पर्टिकुलर तीनों ऑप्शन। अब इसमें टोटल कैपिटल का मतलब एग्जिस्टिंग भी आएगा और न्यू भी आएगा, तो दोनों अपन ने लिख लिए, ठीक है। और नोट्स में आपने सेकंड स्टेटमेंट भी देखा था। सेकंड स्टेटमेंट अपन को बनाना है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद स्पेसिफाई किया था आपको ईपीएस तक पहुंचना है। अगर पी रेशियो गिवन होता तो हम यहाँ पर लिखते स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ एमपीएस, ठीक है। तो कहाँ तक पहुंचना है ये अपन देखेंगे, और इसका जो फॉर्मेट होगा वो सिंपल एज इट इज जैसे हमने पहले बनाया था, पर्टिकुलर्स तीनों ऑप्शन। ऑप्शन 1 क्या है, इक्विटी, ऑप्शन 2 8% डेट, ऑप्शन 3 8% प्रेफरेंस। क्लियर? तो दोनों आपने फॉर्मेट तैयार कर ही लिए होंगे, नहीं करे तो आराम से करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं एग्जिस्टिंग। तो क्वेश्चन में एक बार मैं आ जाऊं, एग्जिस्टिंग में थे 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, आई गेस, यस 10 ईच, यानी कि हो गई 10 लाख। तो एग्जिस्टिंग में हमारे पास 10 लाख है, तो 10 लाख तो तीनों ऑप्शन में होगी ना, चाहे हम 2.5 लाख रुपए उठाएं इक्विटी से, चाहे 2.5 लाख उठाएं डेट से, या फिर उठाएं प्रेफरेंस से। एग्जिस्टिंग की जो 10 लाख रुपए इक्विटी शेयर कैपिटल है वो तीनों में होगी, ठीक है। अब बात करते हैं न्यू की। अब यहाँ ध्यान देना, क्योंकि न्यू में इक्विटी में क्या आएगा, एक सेकेंड। न्यू में पहला ऑप्शन है इक्विटी का। कितना इक्विटी उठाना है अपन को, नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे, 25,000 इंटू 10 ईच, 2,50,000 आ गए। तो ये आएगा ऑप्शन नंबर 1। इन दोनों ऑप्शन में क्या कोई इक्विटी से अमाउंट उठाया जा रहा है, नहीं। क्लियर, ये समझ में आया। तो टोटल कैपिटल हो गई हमारी 12,50,000। बिजनेस में टोटल मिला के अपन को लगाने हैं 12,50,000। ऑप्शन नंबर 2 न्यू कैपिटल के लिए डेट, जो कि अपन को लेना है 2.5 लाख रुपए, है ना। तो क्या पहले ऑप्शन में कुछ भी डेट से अमाउंट उठाया जा रहा है, नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेकंड में उठाया जा रहा है 2.5 लाख रुपए, 8% इंटरेस्ट, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में कुछ डेट से उठाया जा रहा है क्या, नहीं। तो यहाँ पर हमारे सेकंड ऑप्शन में भी हो गए 12,50,000। थर्ड है हमारा प्रेफरेंस का। प्रेफरेंस का डिविडेंड बताना 8% प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या प्रेफरेंस से पहले ऑप्शन में कुछ पैसा उठाया जा रहा है, नहीं। क्या दूसरे में, नहीं, सिर्फ और सिर्फ तीसरे में प्रेफरेंस से पैसा उठाया जा रहा है, दैट इज 2.5 लाख रुपए। और ये कितना था, 25,500 प्रेफरेंस शेयर इंटू 100 ईच। क्लियर।
अब टोटल हो गया ये 12,50,000। एक बार मैं इसे अच्छे से लिख दूं, 2,500 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 ईच। तो पहला वाला स्टेटमेंट मुझे लगता है बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग कैपिटल लिखनी है और न्यू। एग्जिस्टिंग तीनों में आएगी, क्योंकि चाहे आप कहीं से भी पैसा उठा रहे हो 10 लाख इक्विटी से, तो तीनों में लगेंगे। बाकी बात करें न्यू की, तो न्यू की इक्विटी में सिर्फ पहले में है, डेट की सेकंड में है और प्रेफरेंस की थर्ड। कभी कभी ऐसा होता है ना, थोड़ा पैसा डेट से उठा लिया, थोड़ा इक्विटी से उठा लिया, तो हो सकता है कि यहाँ पर भी कुछ अमाउंट आ जाए, पर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा पैसा या तो इक्विटी से उठा रहे, या डेट से, या फिर प्रेफरेंस। क्लियर? तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारा बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट पर। सेकंड है स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। ठीक, फॉर्मेट आपने तैयार कर लिया होगा, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब हम डायरेक्ट इसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं इनकम स्टेटमेंट में, EBIT, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। और ये कब का होता है EBIT? एडिशनल इन्वेस्टमेंट लगाने के बाद का, यानी कि 12,50,000 का। और वो अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 3,12,500। तो 12,50,000 तीनों ऑप्शन में पैसे लगा रहे हैं, तो तीनों ऑप्शन में अपन कितने कमा रहे होंगे, 3,12,500। क्लियर? सबसे पहले इसका आय हटाएंगे, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में आपको ध्यान देना है, ओल्ड भी हटाना होता है और न्यू भी हटाना होता है। ठीक है, ये आपने नोट्स में देखा भी होगा, क्लियरली गिवन था, इंटरेस्ट दोनों में ही हटाना है। यहाँ अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन की जो एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उसमें डेट था ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कैसी थी, इक्विटी से। यानी कि ओल्ड में ना डेट था, तो जब डेट ही नहीं होगा तो इंटरेस्ट किस बात का। तो एग्जिस्टिंग कैपिटल का कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगा। ये वाली बात सबको समझ में आई? न्यू में हम बात करें तो सिर्फ एक ऑप्शन में डेट था, जो कि था सेकंड, यानी कि ऑप्शन 1 में भी डेट नहीं था, तो उसका भी नया इंटरेस्ट नहीं आएगा। ऑप्शन 3 में भी डेट नहीं था, तो उसका भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। डेट कितना था, 2.5 लाख रुपए, 8% इंटरेस्ट रेट था। लेट मी कैलकुलेट, 20,000। तो ये किसमें आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में। ये बात सबको समझ में आई? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में आएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 2 में ही डेट है, ना ही हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल में डेट था और ना ही किसी और ऑप्शन में। अब EBIT आय हट गया, दैट इज इंटरेस्ट। तो अब क्या बचता है, EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। फटाफट कैलकुलेट करो, 3,12,500, 3,12,500 माइनस 20,000, ये आ गया 2,92,500, ये आ जाएगा 3,12,500। ठीक है, EBT आ गया। अब अर्निंग बिफोर टैक्स, इसमें से टैक्स हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, अर्निंग आफ्टर टैक्स। टैक्स रेट क्वेश्चन में गिवन था, दैट इज 50%। तो ये आ गया 146,250 सेकेंड वाले में। ये कैलसी में ऑलरेडी था ना, इसी वजह से मैंने सेकेंड ऑप्शन का क्लिक कर दिया। 3,12,500, इसका हाफ करेंगे, 156,250, 156,250। क्लियर? अब अर्निंग बिफोर टैक्स में से हमने टैक्स हटा दिया, तो ये आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स में से क्या बचता है, प्रेफरेंस डिविडेंड। और प्रेफरेंस डिविडेंड किस ऑप्शन में था, प्रेफरेंस का पैसा था सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में। और पहली बात मैं भूल गई, हाँ, प्रेफरेंस डिविडेंड भी दोनों देखते हैं, ओल्ड और न्यू। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल बात है कि एग्जिस्टिंग कैपिटल सारी की सारी इक्विटी की थी, ना ही डेट था ना ही प्रेफरेंस।
तो ओल्ड में यानी कि एग्जिस्टिंग कैपिटल में कोई भी प्रेफरेंस का पैसा नहीं था, तो कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं आएगा। न्यू की बात करें तो ऑप्शन 1 में भी प्रेफरेंस नहीं था, ऑप्शन 2 में भी प्रेफरेंस नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 3 में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी, उसी का प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। ठीक है, कितना 8%, और पैसा कितना उठाया था 2,50,000। अगेन वही आ जाएगा, फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं इसे। यहाँ पर सीधा सीधा आ जाएगा 156,250, यहाँ आ जाएगा 146,250। थर्ड ऑप्शन में प्रेफरेंस था, तो यहाँ पर 20,000 प्रेफरेंस डिविडेंड का माइनस होके आ जाएगा 136,250। क्लियर? तो अर्निंग आफ्टर टैक्स में से हमने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दिया, तो ये आ गया EAES, दैट इज अर्निंग आफ्टर अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। यानी कि ये जो पैसा है ये किसके लिए बचा है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये सारा पैसा किसको बटेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट भी बढ़ गया डेट को, प्रेफरेंस डिविडेंड भी मिल गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। जो पैसा बचा है वो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इसलिए इसे बोलते हैं अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब इसको डिवाइड कर देंगे अपन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यानी कि एक शेयर पर हमने कितना कमाया उसी को बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। एक शेयर पर अपन ने कितना कमाया उसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। यहाँ पर ध्यान देना, जब हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैलकुलेट कर रहे हो, क्योंकि दोनों ही आएंगे ओल्ड प्लस न्यू, कभी कभी यहाँ पर जल्दबाजी में भूल जाते हैं वो, इसलिए। तो ओल्ड में कितने थे 1 लाख, वो तो तीनों में ही आएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कैपिटल तो तीनों में ही है। लेकिन न्यू में इक्विटी से पैसा किसमें उठाया था, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन 1 में, यानी कि ऑप्शन 2 में भी नहीं उठाया हमने इक्विटी से पैसा, ऑप्शन 3 में भी नहीं उठाया। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इसमें उठाया था। और कितने उठाए थे, आई गेस 25,000, या करेक्ट। तो पहले वाले में आ गए 1,25,000, दूसरे में आएंगे सिर्फ और सिर्फ 1 लाख, क्योंकि कुछ भी पैसा इक्विटी से नहीं उठाया है नई शेयर कैपिटल में। थर्ड वाले में भी 1 लाख ही शेयर्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रेफरेंस से पैसा उठाया था इंस्टेड ऑफ इक्विटी। क्लियर हो गया? ये पैसा किसका है, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी वालों का, और ये इक्विटी शेयर्स है, तो यहाँ से आ जाएगी अर्निंग पर शेयर। देखते हैं कितना आती है। 156,250 डिवाइडेड बाय 1,25,000, ये आ गया 1.25। 146,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आ गया 1.4625। लास्ट 136,250 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ये आ गया 1.3625। ठीक है, तो तीनों का ईपीएस कैलकुलेट हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा ईपीएस है, या आप अपने घर में बच्चा हो उससे भी पूछ सकते हो, वो भी बता देगा डिसीजन करने में कि 1.46 सबसे ज्यादा ईपीएस है, सबसे हाई है, सबसे मैक्सिमम। तो ऑप्शन नंबर 2 को ही हम चूज करेंगे, और ऑप्शन नंबर 2 क्या था, 2.5 लाख रुपए डेट से उठाना। ठीक है, ईपीएस कैलकुलेट करना तो आ गया ना, ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? ओहो, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू। एग्जिस्टिंग तीनों में आएंगे और न्यू सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में। बाकी सब तो मुझे मालूम है, आपको समझ में आ गया होगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन है। अब आ जाते हैं हम एक लाइन में इसको लिखना। देखो यहाँ पर अपन ने लिख दिया है
ऑप्शन नंबर 2 दैट इज यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द ईपीएस। यहाँ पर आगे आप ये भी लिख सकते हो कि आपका ईपीएस आया कितना, 1.46 आई गेस, हाँ दैट इज 1.46। क्या क्या ईपीएस आया था, 1.46, 1.25, 1.6 सही, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो यूज ऑफ डेट फाइनेंसिंग में कि 8% डेट था, ठीक। बाकी ये जो मैंने पिंक कलर से लाइन लिखी है ये तो सब में ही कॉपी पेस्ट हो जाएगी कि ये ऑप्शन बेस्ट है, ये ऑप्शन। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो भी डेट होगा वो आपको लिख देना है और जो भी उसका ईपीएस होगा वो। ये लाइन में इसलिए लिखवा दी है पिंक कलर से ताकि आपको, बहुत लोग क्या करते हैं पूरा ये बना तो जाते हैं ईपीएस तक, लेकिन जो मेन होता है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम मेन होता है कि भाई डिसीजन लेना कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है कौन सा नहीं, जो आपको सजेशन देना है, जो एडवाइस देनी है वो तो आपने दी नहीं, तो एक लाइन के चक्कर में आप 2 मार्क्स क्यों कटवा रहे हो। इसी वजह से मैंने पिंक कलर से लाइन लिख दी है कि ये आप एटलीस्ट लिखना पाओ तो रट लो भैया कि ये ऑप्शन इज द मोस्ट सुइटेबल ऑप्शन टू मैक्सिमाइज द ईपीएस। अब जो भी ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, 2, 3 वो लिख देना है आपको, इक्विटी का हो, डेट का हो, प्रेफरेंस का हो, वो लिख देना। बस इतना तो आप काम कर ही सकते हो, इतने तो बच्चे अच्छे ही हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा और इसकी प्रेजेंटेशन अभी हम क्लास कंप्लीट नहीं कर रहे हैं क्योंकि मेन दिक्कत थी आपको आईसीआई के सॉल्यूशन से, तो वो अपन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस क्वेश्चन में आप इतना कराओगे, यानी कि स्टेटमेंट 1 बनाया होगे टोटल कैपिटल वाला, स्टेटमेंट 2 बनाया होगे ईपीएस वाला, और एक लाइन में आप अपना डिसीजन लिखाए होगे कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इस क्वेश्चन में इतना ही करना। बाकी आईसीआई ने इतनी ज्यादा क्यों चर्चा कर रखी है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। चलो वापस से क्वेश्चन पर। बाकी मुझे लगता है आपको इतना तो समझ में आ गया होगा ना कि यहीं तक आपको क्वेश्चन करना है, इसके आगे कुछ भी नहीं करना, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ इतना कराना है, ठीक है। तो चलो अब आईसीआई की थोड़ी चर्चा देते हैं, उन्होंने क्यों इतना बड़ा सॉल्यूशन कर रखा है। ये आ गए अपन आईसीआई के सॉल्यूशन पर। तो सबसे पहले इन्होंने ईपीएस कैलकुलेट कर लिया जो कि अपन ने भी करा था, वही आया देखो 1.25, 1.46 और 1.36। सबसे हाईएस्ट मैक्सिमम किसमें था, 1.46 इन ऑप्शन नंबर 2। तो वही अपन ने बोला कि डेट वाला आप सिलेक्ट कर लें। तो वही जो चीज इन्होंने 4-5 लाइन में लिखी है वो अपन ने 1-2 लाइन में खत्म कर दिया था कि ऑप्शन नंबर 2 दैट इज डेट फाइनेंसिंग इज द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फॉर मैक्सिमाइजिंग द ईपीएस। उस तरीके से लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो, वो तो आपकी मर्जी है जैसे आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक लाइन आप और ऐड कर सकते हो कि जैसे आपने देखा था कि सेकंड ऑप्शन में 8% डेट था और थर्ड ऑप्शन में 8% प्रेफरेंस था, दोनों में 8% का रेट ऑफ था, लेकिन फिर भी अपन ने सेकंड ऑप्शन क्यों सेलेक्ट किया, क्यों यहाँ पर अपन को फायदा हुआ, क्योंकि जो डेट का इंटरेस्ट होता है ना उस पे अपन को मिलता है टैक्स बेनिफिट, लेकिन प्रेफरेंस में अपन को कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है अर्निंग आफ्टर टैक्स में से, तो यहाँ पर टैक्स ऑलरेडी अपन दे चुके होते, इसी वजह से कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता किसमें, प्रेफरेंस डिविडेंड इन केस ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। यहाँ पर ये लिखा है बिकॉज इंटरेस्ट चार्जेस आर टैक्सेबल डिडक्टेबल वाइल प्रेफरेंस डिविडेंड आर नॉट। तो ये लाइन आप चाहो तो लिख सकते हो कि डेट में अपन को टैक्स बेनिफिट मिल जाता है लेकिन प्रेफरेंस डिविडेंड में नहीं मिलता, ठीक है। तो आपको जो एक्चुअल में क्वेश्चन करना था वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करना था, आपको एक ईपीएस कैलकुलेट करना था और दूसरा डिसीजन देना था, बस। अब बात करते हैं कि आईसीआई ने इतना बड़ा सॉल्यूशन क्यों किया है। तो देखो आईसीआई ने यहाँ पर लिखा है इफ का मतलब अगर क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन होता तो क्या करते। मैंने आपको पहले भी बताया अगर पी रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है, आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप खाली ईपीएस तक नहीं बल्कि ईपीएस को पी रेशियो से मल्टीप्लाई करके आप एमपीएस तक पहुंचे और एमपीएस के बेस पर डिसीजन दें, ठीक है। तो अगर यहाँ पर अपन देते तो हम डिसीजन देते ऑप्शन नंबर 2 पर। ये सब कुछ आईसीआई ने किया है और ये सब कुछ हम भी करते, ये सॉल्यूशन में हम भी करते
अगर क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन होता तो, इफ पी रेशियो इज गिवन, लेकिन क्वेश्चन में पी रेशियो गिवन नहीं था तो ये वाला पार्ट अपन नहीं करेंगे। आईसीए ने क्यों किया? आईसीए ने नशे में ऐसा नहीं बोल सकते, आईसीए ने खुश किया है, उन्होंने बोला अगर ऐसा होता तो क्या होता, ठीक है, जस्ट अजम्पशन ले लेके किया, ठीक है। उसके बाद करते हैं आईसीए ने आगे क्वेश्चन और क्यों बढ़ा दिया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं बोलनी है कि आपको ईपीएस के बेस पर देना होता तो ऑप्शन 2 बोलते, आपको एमपीएस के बेस पर देना होता तो ऑप्शन नंबर 1 बोलते। लेकिन मैं ये बोल रही हूँ अगर क्वेश्चन ये बताए नहीं कि आपको ईपीएस के बेस पर देना है या एमपीएस के बेस पर, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना, हम एडवाइस देने में कंफ्यूज हो जाएंगे। हम ईपीएस के बेस पर 2 बोलेंगे और एमपीएस के बेस पर 1 बोलेंगे, हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे। डिसीजन में क्या बोले, 1 सेलेक्ट करो या 2। तो जब भी क्वेश्चन ना बोले कि ईपीएस पे दो, एमपीएस पे दो, आपको क्या करना है, ईपीएस प्लस एमपीएस कैलकुलेट कर लेना है और उसके बाद जो भी ऑप्शन आए 1 या 2 वो आपको सिलेक्ट कर देना, ठीक है। क्वेश्चन ईपीएस पे बोले, ईपीएस पे सिलेक्ट कर दो 2, क्वेश्चन एमपीएस पे बोले, एमपीएस पे सिलेक्ट कर दो 1। लेकिन क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोला, बिल्कुल चुप बैठा है, तो आप ईपीएस प्लस एमपीएस कैलकुलेट करके अपना डिसीजन बता देना कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में बता भी देना कि आपको ईपीएस प्लस एमपीएस के बेस पर कौन सा वाला सही दिखा, 1 या 2। हाँ, अब बात करते हैं हम क्या कह रहे थे कि आईजे ने इसके आगे क्वेश्चन सॉल्यूशन क्यों बढ़ा दिया। तो ये देखो, आईजे ने यहाँ पर बोला है कि अगर ईवीआईटी कितना दे रखा था, 3 12 500, ये रहा। अगर ईवीआईटी क्वेश्चन में 3 12 500 ना देकर 75,000 दे रखा होता तब क्या होता, तो भाई तब क्या होता। अगर ईवीआईटी 3 12 500 की जगह 75,000 दे रखा होता तो हम 75,000 के अकॉर्डिंग टेबल क्रिएट कर लेते, सिंपल। 75,000 की तरह टेबल क्रिएट करते और फिर उसके अकॉर्डिंग जो ईपीएस आता उसको सिलेक्ट कर लेते। अब कौन सा आ रहा है, 1, ऑप्शन 1 सिलेक्ट कर लेते, ठीक है। ये इन्होंने बोला है अगर 3 12 500 से कम होता, 75,000 होता। अब यहाँ तक क्वेश्चन कर दिया बेवजह आईसीआई ने, इसके आगे चाहता तो और बढ़ा सकता कि अगर ईवीआईटी 3 12 500 ना होकर 5 12 500 होता, 10 लाख होता, भाई कुछ भी बढ़ा रहे हैं वो तो वो तो भाई सारी अजम्पशन है ना, अपन को थोड़ी पता, हमको क्या पता, हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं कि ईवीआईटी 75,000 भी हो सकता था, हमें थोड़ी सपने आ रहे हैं कि पी रेशियो ये होता। ये सारे सपने आईसीआई के, इसलिए आईसीआई ने क्वेश्चन सॉल्व किया। आपको क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक करके आना है, फुल मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लो। ये जो आगे आईसीआई ने करा है वो सिर्फ और सिर्फ अगर पी रेशियो गिवन होता तब के लिए किया है और अगर ईवीआईटी 75,000 होता तब के लिए किया, ठीक है। बाकी आपको ये सब नहीं करना है, ना ही ये करना है ये वाली टेबल और ना ही ये करना है, ठीक है। तो बिल्कुल भी अपना दिमाग ना खराब करो। अगर अभी भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वैसे मैंने कोशिश की है एक ही लेक्चर में आपके सारे के सारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट सॉल्व करने के लिए। तो अगर वो सारे क्वेश्चंस के डाउट सॉल्व हो गए हो तो प्लीज 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 अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर वीडियो विद वेल इफ इट इज एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपकी छोटी मोटी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी, स्टडी मटेरियल के सॉल्यूशन इस चैनल पर अवेलेबल होते जाएंगे। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।